गुड मॉर्निंग। आज हम जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आर्थिक विकास के अग्रदूत नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू विख्यात वकील थे। संपन्न परिवार, अच्छा पालन पोषण, घर पर ही शिक्षा का प्रबंध। लेकिन 1905 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। प्रारंभ में हैरो विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश, जहां 3 वर्ष के लिए कानून की शिक्षा प्राप्त की। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि व तीव्र ग्रहण शक्ति वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान लगा दी और गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन हम उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में यहाँ अध्ययन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू एक अर्थशास्त्री नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ थे, लेकिन अर्थशास्त्र के उनके जो विचार है वह हम कह सकते हैं कि उनके मौलिक विचार नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से अर्थशास्त्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी। फिर भी उनके भाषणों, संसदीयवादी विवादों, लेखों इत्यादि से उनके आर्थिक विचारों की झलक मिलती है। ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र को लेकर चलते थे। इनके विचार विशेषकर भारत की निर्धनता व आर्थिक विकास से प्रभावित है। इनके आर्थिक विचारों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम समाजवादी समाज की रचना या लोकतांत्रिक समाजवाद, अर्थशास्त्र का उद्देश्य, औद्योगिकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक नियोजन, सामुदायिक विकास योजनाएं, कृषि व भूमि सुधार, मिश्रित अर्थव्यवस्था और भारत में विदेशी पूंजी को सम्मिलित करते हैं। सर्वप्रथम हम उनके आर्थिक विचारों का प्रारंभ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद से करते हैं। असमानता व पूंजीवादी प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की रचना पर नेहरू जी ने बल दिया। प्रारंभ में ही नेहरू जी ने समझ लिया था कि बिना समाजवाद लाए आर्थिक व्यवस्था में निहित दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित विचार हमें उनकी कृति विदर इंडिया में मिलते हैं। 1927 में यानी 1927 में रूस यात्रा ने नेहरू जी को समाजवादी विचारधारा से प्रभावित किया। उनके लिए समाजवाद का अर्थ समानता से था। सन 1955 में अवाड़ी के कांग्रेस के सत्र में नेहरू जी ने समाजवादी समाज की रचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
समाजवादी समाज की रचना के बाद वे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ओर बढ़े। वे एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें अवसरों की समानता, वितरण की समानता, आय व संपत्ति के वितरण में विषमता की समाप्ति, उत्पत्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, प्रत्येक के जीवन स्तर में वृद्धि हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1964 में भुवनेश्वर कांग्रेस सत्र में प्रजातांत्रिक समाजवाद का नारा दिया। समाजवाद को लाने के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एकदम समाप्त नहीं किया, वरन साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर को स्थापित करके मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली और धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाते चले गए। इस संबंध में उनके विचार 1948 और 1956 की औद्योगिक नीति में ढूंढे जा सकते हैं। इस नीति के पीछे वे गांधी जी की सर्वोदय से प्रभावित थे। सेकंड, अर्थशास्त्र का उद्देश्य। किसी वाद के समर्थक नहीं थे नेहरू जी। परिस्थितियों को देखते हुए अर्थशास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं का अनुसरण किया। वे जीवन में महान आदर्शों को लाना चाहते थे, लेकिन पहले मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ऐसा उनका मानना था। जब तक मनुष्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर लेता, उसके सामने आदर्श एवं मानव मूल्यों की बात करना व्यर्थ है। उद्देश्य। अर्थशास्त्र का उद्देश्य ऐसे सुदृढ़ आधार तैयार करना ताकि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सके। अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक रूप से ग्रहण न करके व्यवहारिक रूप से ग्रहण किया जाए। नेहरू जी आर्थिक प्रणाली व विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों से परिचित थे और समय समय पर बड़े अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श करते रहते थे, लेकिन किन्हीं भी सिद्धांतों का अनुसरण किए बिना सोचे समझे भारतीय परिस्थितियों की कसौटी पर कैसे उतारा जाए, यह वे समझ कर ही उन्हें भारत की अंतर्गत लागू करने पर सहमत होते थे। वे अर्थशास्त्र की आगमन विधि के समर्थक थे। थर्ड, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत को औद्योगिक रूप से कैसे विकसित किया जाए। ब्रिटिश शासन में भारत का शोषण किया गया, एकाकी विकास हुआ। औद्योगिकरण से अन्य देशों से मुकाबला किया जा सकता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आर्थिक विकास के लिए भी उद्योगों की स्थापना को वे एक पूर्व शर्त मानते थे। उनका विचार था कि यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हैं तो उसके लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार होना चाहिए और यह आर्थिक आधार औद्योगिकरण से ही संभव है। नेहरू जी वैज्ञानिक अन्वेषणों के समर्थक थे तथा आधारभूत व भारी उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे, परंतु वे आंख मूंद कर औद्योगिकरण को नहीं अपनाना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख समस्या खाद्य समस्या थी। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में
कृषि को और उसके बाद औद्योगिकरण को बल दिया। वैज्ञानिक साधनों, मशीनों, आधुनिक तकनीक तथा परमाणु शक्ति पर नेहरू जी ने सदैव बल दिया। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उद्योग का विकसित करने के लिए उन्होंने भारी उद्योगों एवं बांधों के निर्माण को प्राथमिकता दी। उन्हें ही वे आधुनिक मंदिर मानते थे। अर्थात नेहरू जी का मानना था कि यदि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें तीव्र गति से औद्योगिकरण को अपनाना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उत्पादन के विकेंद्रीकरण से मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की जा सकती। नेहरू जी ने औद्योगिकरण, केंद्रीकरण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय लाने का प्रयास किया। वे केंद्रीकरण के विरोध में थे, फिर भी वे केंद्रीकरण व स्वतंत्रता दोनों में संतुलन स्थापित करना चाहते थे ताकि मानव का पूर्ण विकास हो सके। इसी उद्देश्य से ही नेहरू जी ने गाँव में कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। अर्थात नेहरू जी का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी स्थापित की जा सकती है जब हम लघु और कुटीर उद्योगों को मजबूत बनाएं या गाँव के विकास पर जोर दें, तभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पाया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। नेहरू जी के अन्य आर्थिक विचारों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।